बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और हम अभी डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका वेटेज 30% है। 6 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, अभी हम 3rd चैप्टर पे खेल रहे हैं। 3rd चैप्टर का नाम है कंसीडरेशन। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कॉन्ट्रैक्ट विथआउट कंसीडरेशन इज वॉइड। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट विथआउट कंसीडरेशन इज वॉइड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद इट्स एक्सेप्शंस। क्या कह रहा है, क्वेश्चन यूं कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विथआउट कंसीडरेशन, यानी जहां पे कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिसिंग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट विथआउट कंसीडरेशन इज वॉइड। अब ये स्टेटमेंट को मुझे समझाना है और मैं समझाऊंगा इसके एक्सेप्शंस पे से। इसके एक्सेप्शंस आज हम देखने वाले हैं। कंसीडरेशन के एक्सेप्शंस क्या होते हैं? छूट-छाटों છે તે કઈ છૂટછાટો છે તે જોઈશું। दूसरे तरीके से अगर पूछना हो स्टेटमेंट को तो शॉर्ट में पूछ सकता हूँ, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जहां कंसीडरेशन नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट को आपको समझाना है विथ इट्स छूट-छाट मींस एक्सेप्शंस। तो लेट्स हैव इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप जानते ही हैं सर, टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन इज मस्ट। कंसीडरेशन होना चाहिए। तो फिर कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए सर? कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल। जो भी ब्लैक ब्लैक मैंने किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है सर, वो मेन पॉइंट्स हैं, उसका ध्यान रखें। वो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। तो कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन इज मस्ट। कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए सर? कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल का दूसरा नाम लीगल। डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़े, कुछ शब्दों के मीनिंग मैंने रखे हुए हैं। ये आप जानते हैं, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हम आगे पढ़ चुके हैं। आगे आज जो हम पढ़ने वाले हो, यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन काम का है आपका। द जनरल रूल ऑफ लॉ इज दैट एन एग्रीमेंट या एन अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथआउट कंसिडरेशन इज वॉइड। वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कंसिडरेशन मिसिंग है, कंसिडरेशन नहीं है, मौजूद नहीं है, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, इफ इट इज मिसिंग, सच एग्रीमेंट और सच कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर एज वॉइड। उसे वॉइड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, लीगली चैलेंज नहीं कर सकते। बेसिकली सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब जब ये स्टेटमेंट की बात आ रही है तो वहां सेक्शन 25 आ जाता है। सेक्शन 25 इस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। ये जो रूल है, एन एग्रीमेंट और यू कैन से अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथआउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है जो सेक्शन 25 में दिए गए। एक्सेप्शंस मैंने कहा, वैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे जहां कंसिडरेशन मिसिंग होगा, कंसिडरेशन होगा ही नहीं, फिर भी वो वैलिड है, फिर भी वो वैलिड है, वॉइड नहीं है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे 6 कॉन्ट्रैक्ट है जो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। अगर वैसे कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, उसके अंदर कंसिडरेशन मिसिंग है, तो भी वो वैलिड है, एनफोर्सेबल है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। Section 25 of Indian Contract Act deals with exceptions to this rule where a contract, even though without consideration, ऐसा contract जहां consideration missing है, is enforceable, is valid, not void, not void। स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन अब जो हम 6 पॉइंट्स देखने वाले हैं उसको छोड़ के, वो 6 पॉइंट्स के अंदर कंसिडरेशन मिसिंग होने के बावजूद भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं वैलिड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 कह रहा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो डेफिनेशन तो अभी हमने चर्चा कर ली, फिर भी एक बार रिकैप में वैसे तो हमने डेफिनेशन पढ़ ही ली है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2D के हिसाब से कंसिडरेशन का डेफिनेशन दिया गया है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द गब्बर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोफेसर, द सांभा और इज पर्सन मींस द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसी तरीके से डेफिनेशन याद होती है। इच्छा होनी चाहिए, प्रोमिसर की इच्छा होनी चाहिए, उसी इच्छा अनुसार प्रोमिसी या स्ट्रेंजर ने काम किया होना चाहिए। काम पास्ट टेंस के स्वरूप में हो, प्रेजेंट टेंस के स्वरूप में हो या फ्यूचर टेंस के स्वरूप में हो, लेकिन समथिंग शुड बी देयर, कुछ होना चाहिए। कोई लेन देन की प्रक्रिया दोनों के बीच में होनी चाहिए। सच एक्ट और रोक टोक
that is abstinence or vachan, promise, is called a consideration for the promise. अब हमारा मेन पॉइंट पे चलते हैं सर. A contract without consideration is void. ये स्टेटमेंट के कुछ एक्सेप्शन से अब हम आते हैं एक्सेप्शन पे, उसे समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन. तो पहला एक्सेप्शन क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कुदरती प्रेम और स्नेह. नेचुरल लव एंड अफेक्शंस के बेसिस पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, बेसिस ये रहेगा બે પક્ષકારો વચ્ચે કુદરતી પ્રેમ અને સ્નેહ હોય અને કન્સિડરેશન મિસિંગ હોય. वहां कंसिडरेशन मिसिंग है. बेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? बोथ द पार्टीज इज हैविंग नेचुरल लव एंड अफेक्शन. वैसा नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहाँ होता है? ज्यादातर दो भाइयों के बीच में प्रेम हो सकता है, ब्रदर सिस्टर के बीच में हो सकता है, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, ब्लड रिलेशनशिप, ज्यादातर जो कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप, नियर रिलेशनशिप, वहां आपको नेचुरल लव एंड अफेक्शन दिखेगा. हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं. सो सेक्शन 25 सब सेक्शन 1, सेक्शंस कैसे लिखने हैं वो भी आप देख सकते हैं. सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 के हिसाब से इस पॉइंट की चर्चा है. ये एक्सेप्शन नंबर 1 है. पहली छूट छाट जो ये के बीच है. एन एग्रीमेंट मेड विथआउट कंसिडरेशन इज वैलिड. एन एग्रीमेंट मेड विथआउट कंसिडरेशन इज वैलिड. 3 शर्तों का पालन होना चाहिए तभी वैलिड है. इफ यानी कंडीशन है. वैलिड माना जाएगा लेकिन तब माना जाएगा जब ये 3 शर्तों का पालन हो. पहली शर्त क्या है? एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ. जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन के आधार पे, वो वैलिड माना जाएगा, लेकिन ये 3 शर्तों का पालन होना चाहिए. पहला, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने राइटिंग में किया होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है एज पर लॉ, नोंधणी करावी જોઈએ, लिखित होવું જોઈએ, नोंधणी करावानी છે. दूसरा क्या होना चाहिए? आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका बेस क्या होना चाहिए? इट शुड बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ નેચરલ લવ એન્ડ અફેક્શન. બંને પક્ષકારો વચ્ચે કુદરતી પ્રેમ અને સ્નેહ હોવો જોઈએ, ખૂબ જરૂરી છે. तीसरा पॉइंट है बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर. दोनों पक्षकार के बीच में नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, नजीकનું સગપણ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. नियर रिलेशनशिप में जैसे मैंने आपको बताया, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, फादर डॉटर हो सकते हैं, मदर ब्रदर, मदर सन हो सकते हैं. वैसे नियर रिलेशन हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं. ये नियर रिलेशनशिप होना जरूरी है. एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, एन एल्डर ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू पे द डेट्स ऑफ हिज यंगर ब्रदर. बड़े भैया क्या कर रहे हैं सर? बड़े भैया, एल्डर ब्रदर का मतलब बिग बी, बड़े भैया, बिग बॉस, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसके बेसिस पे वो वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस टू पे द डेट्स, यानी कि जो भी देवा किया है, देवा भाई, देवा देवू जे કર્યું છે, કોણે કર્યું છે? छोटे ने किया है, डेब्ट्स. प्रॉमिस टू पे द डेट्स ऑफ हिज यंगर ब्रदर. बड़े भैया ने अपने छोटे भाई के जो भी डेप्ट्स है, जो भी उसने गुजराती में जे पण देવું કર્યું હોય તે ચૂકવવાનું વચન આપ્યું છે, प्रॉमिस टू पे. लेकिन दोनों के बेसिस क्या, दोनों के बीच में बेसिस क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन. दोनों के बीच में प्रेम होना जरूरी है, वो है हमारा मेन बेसिस. ये है द एग्रीमेंट वाज मेड इन राइटिंग एंड वाज रजिस्टर हेल्ड. द एग्रीमेंट वाज वैलिड. केस का नाम क्या है? किसके बीच में केसेस है? वेंकट स्वामी वर्सेस रंगा स्वामी. वेंकट स्वामी वर्सेस रंगा स्वामी. अयो. तो बड़े भाई ने, हम वो जो तीन पॉइंट्स है वो टैली कर लेते हैं फटाफट. पहला, एग्रीमेंट हो और एग्रीमेंट राइटिंग में हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है. हाँ सर हुआ है, एग्रीमेंट राइटिंग में हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है. पहला पॉइंट डन, पहली कंडीशन फुलफिल. यस. दोनों पक्षकारों के बीच में कुदरती प्रेम और स्नेह होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है दोनों के बीच में. हाँ सर, दोनों भाइयों में बहुत अच्छा प्रेम है, दिख रहा है, लिखा हुआ है अंदर एग्रीमेंट में. तीसरा क्या पॉइंट था? दोनों के बीच में नियर रिलेशनशिप होनी चाहिए. हाँ सर, दोनों भाई है, नियर रिलेशनशिप भी है. तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या मानेंगे सर? द एग्रीमेंट वाज वैलिड. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वैलिड एग्रीमेंट हुआ है, वॉइड नहीं है, अमान्य नहीं है, मान्य है. अब आप समझिए, बड़े भैया ने छोटे भाई के डेब्ट्स थर्ड पार्टी को पे करने का प्रॉमिस किया है.
यहाँ बड़े भाई ने कंसीडरेशन दिया है, मान लीजिए 50,000 का डेप्ट है छोटे का, तो बड़े भाई ने 50,000 प्रॉमिस कर दिया है सामने वाले को देने के लिए, थर्ड पार्टी को देने के लिए। तो क्या बड़े भाई को कोई कंसीडरेशन मिलने वाला है छोटे से? ठेंगा मिलने वाला है, ठेंगा। वन वे ट्रांजेक्शन है, बड़े भाई 50,000 दे देंगे थर्ड पार्टी को और इज स्मॉल ब्रदर, यंगर ब्रदर, लेकिन स्मॉल ब्रदर तो बड़े भाई को कुछ देने वाले नहीं है। कंसीडरेशन वन पार्टी की तरफ से ही हो रहा है, यहाँ कंसीडरेशन मिसिंग है, गिव एंड टेक फ्रॉम बोथ द पार्टीज इज नॉट डन, समथिंग शुड बी रिसीव्ड फॉर समथिंग शुड बी इन रिटर्न रिसीव्ड बाय द अदर पर्सन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ बड़े भाई ने 50,000 दे दिए, मान लेते 50,000 दिए, लेकिन छोटे ने बड़े को कुछ नहीं दिया है, बड़े भाई को कुछ नहीं दिया है, ऐसी सिचुएशन। तो वहां पे कंसिडरेशन मिसिंग होने के बावजूद भी वो वैलिड है, ये पहला एक्सेप्शन है, इफ इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक और केस की डिटेल है, राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ, 1900 का केस है, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ। इस केस की डिटेल में हस्बैंड वाइफ का केस है, वाइफ केस कर रही है हस्बैंड पे, देखते हैं क्या सिचुएशन थी। Where a husband, to get rid of his wife, promised to give her a separate flat for residential purpose, and in the agreement stated that on account of frequent quarrels, अब ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ disputes लिखा है, he decided to give his wife a flat. It was held that judgment the promise was unenforceable because it was not made on account of natural love and affection. पहला एग्जाम्पल जो था वहाँ एग्रीमेंट जो थी वो वैलिड थी, यहाँ जो एग्रीमेंट है, प्रॉमिस है, वो वॉइड है, अनएनफोर्सेबल है। क्यों? तो देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1, मेन सिचुएशन अगर आप देख लो, मेन सिचुएशन एग्रीमेंट किया है सर, एग्रीमेंट किया है तो राइटिंग और रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन अंदर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को एक फ्लैट दे रहा है रहने के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए। वाइफ यानी डिवोर्स जैसा समझ लीजिए, डिवोर्स है दोनों के बीच में, टू गेट रीड ऑफ, वाइफ से छुटकारा पाना चाह रहा है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को फ्लैट दे रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है, और उसका बेसिस क्या है, क्यों दे रहा है? दोनों के बीच में बार बार झगड़े हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट क्वारल्स, यानी प्रेम जीरो है दोनों के बीच में, प्रेम जीरो है, नफरत। डिवोर्स कब लेंगे, अलग कब होंगे, सेपरेशन कब होगा? जब दोनों के बीच में प्रेम नहीं होगा। एक कहेगा नॉर्थ, दूसरी कहेगी साउथ, दोनों को है डाउट, हस्बैंड कहेगा आउट, वैसी सिचुएशन है। तो दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, झगड़े होने की वजह से हस्बैंड अपनी वाइफ से छुटकारा पाने के लिए उसको एक सेपरेट घर लेके दे रहा है। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नो सर, यहाँ पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सच प्रोमिसेस आर नॉट एनफोर्सेबल, मीन्स ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, वॉइड है, लीगली चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट वॉज नॉट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर बाद में ये प्रॉमिस था, प्रॉमिस करने के बाद भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को मकान नहीं देता है, जो कि नहीं दिया, तभी तो देवी जी ने देवा भाई पे केस कर दिया, वाइफ ने हस्बैंड पे केस किया, नहीं दिया हो तो ही ना, राइट? प्रॉमिस किया है, अभी मकान दिया नहीं, प्रॉमिस किया है, वचन तो हम देते हैं, वचन निभाया नहीं निभाया तब की बात है। तो ये प्रॉमिस को आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते, उसको कहो इसने वचन दिया था कि मुझे मकान देगा, दे नहीं रहा है। बेसिस क्या है? झगड़े, झगड़े का बेसिस होगा तो वैलिड नहीं माना जा सकता, लेकिन प्यार मोहब्बत से अलग हुए हैं, प्यार मोहब्बत से तो हो सकता है। एक्सेप्शन पहला खत्म हुआ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक्सेप्शन है प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। प्रॉमिस पहला था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा है प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। आपने कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विस दी हो तो क्या उसका कॉम्पेंसेशन मिल सकता है? તમે કંઈક ભૂતકાળમાં કોઈક સ્વૈચ્છિક સેવા આપી હોય તો શું તે સ્વૈચ્છિક સેવા માટે તમને વળતર મળી શકે છે વચનના તौर पर? Can a promise to compensate for past voluntary services is valid? तो देखते हैं सर, हमारे इंडियन लॉ के अंदर पास्ट कंसीडरेशन वैलिड है,
इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन का पॉइंट है दोस्तों, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज पास्ट कंसिडरेशन के बेसिस पे है। इंग्लिश लॉ के अंदर पास्ट कंसिडरेशन नाम का प्राणी नहीं है, वहां से प्रेजेंट कंसिडरेशन वैलिड माना जाता है, फ्यूचर कंसिडरेशन वैलिड माना जाता है। हमारे इंडियन लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को भी वैलिड माना गया है। ओल्ड प्रोमिसेस के बेसिस पे भी आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, वैसी सिचुएशन है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, यहाँ प्रॉमिस की बात हो रही है, वचन की बात हो रही है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ, वो वैलिड माना जाएगा। कंसिडरेशन मिसिंग होगा तो भी वो वचन मान्य माना जाएगा। कब? जब ये 4 शर्तों का पालन होगा। 4 शर्तें कौन सी है देखते हैं। ये सब जो अंदर जो कंडीशंस दी हुई वो आपको याद रखनी है और उसके हिसाब से लिखना है दोस्तों। देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट, वचन देना है तो वचन किस चीज का होना चाहिए सर? वળતર ચૂકવવાનું વચન હોઈ શકે છે, હોવું જોઈએ, मस्ट बी है। तो मस्ट बी अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट, पूरा का पूरा हो सकता है या टुकड़ा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पार्टी। अगर एग्री हो जाती है तो पार्ट पेमेंट भी चलेगा, पार्ट कॉम्पेंसेशन, पार्शियल कॉम्पेंसेशन भी चलेगा। द पर्सन टू बी कॉम्पेंसेटेड हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरीली, जिसको कॉम्पेंसेशन देने की बात हो रही है उसने पास्ट में कोई काम किया होगा। समथिंग वॉलंटरी मस्ट बी डन, समथिंग वॉलंटरीली मस्ट बी डन बाय द प्रोमिसी फॉर द प्रोमिसर, प्रोमिसी ने कोई काम किया होगा तभी उसको कॉम्पेंसेशन देने का वचन दिया जा रहा है। इट मस्ट बी, या तो वॉलंटरी एक्ट हो सकता है या तो तीसरी सिचुएशन, इट मस्ट बी समथिंग विच वाज द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। प्रॉमिसर का कोई लीगल ऑब्लिगेशन था, उसकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी हो सकता है प्रॉमिसी ने निभाई हो। किसने निभाई हो? प्रॉमिसी ने। तो वो भी वैलिड माना जाएगा अगर वो जिम्मेदारी प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर के लिए निभाई हो तो। चौथा, द प्रॉमिसर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन। एक्ट डन बाय अ माइनर प्रॉमिसर विल नॉट फॉल अंडर द एक्सेप्शन। प्रॉमिसर जो बंदा है जिसके लिए काम करना है, प्रॉमिसी काम करेगा प्रॉमिसर के लिए, जिस वक्त ये काम किया गया, एक्ट किया गया है, वॉलंटरी एक्ट या लीगल ऑब्लिगेशन निभाई गई हो, प्रॉमिसी ने निभाई हो, तो जिस वक्त ये काम किया गया है उस वक्त प्रॉमिसर जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। वो कैपेबल होना चाहिए टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस वक्त काम किया गया है, पास्ट में जो काम किया गया है, वो काम करते वक्त प्रॉमिसर कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए। माइनर प्रॉमिसर होगा तो उसका लाभ इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, एज पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 के अंदर फायदा नहीं मिलेगा। अगर प्रॉमिसर माइनर हो तो प्रॉमिसर मेजर होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे दो दो आपके लिए एग्जाम्पल रखे हैं। पहला एग्जाम्पल, इट इज बेस्ड ऑन लीगल ऑब्लिगेशन, दूसरा एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी एक्ट। इसमें से दोनों आप लिख सकते हैं, कोई एक लिख सकते हैं। वॉलंटरी एक्ट वाला आसान है समझने में। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, कितने बाल खुजाने लग जाते हैं। व्हाट इज लीगल ऑब्लिगेशन, दे डोंट नो। કાયદેસરની જવાબદારી શું હોય એ જો ન ખબર હોય તો જીવવાનો અધિકાર જ નથી મિત્રો। કાયદેસરનો અધિકાર ખબર હોવો જોઈએ, કાયદેસરની જવાબદારી ખબર હોવી જોઈએ। लीगल ऑब्लिगेशन, कायदेसरनी जवाबदारी। पेरेंट्स की लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है पेरेंट्स की? अगर बच्चा माइनर है, 18 कंप्लीट नहीं हुए, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको 18 तक संभालना है, कम से कम 18 तक संभालना है। बच्चा है, बच्चा जब तक 18 साल का ना हो जाए, पेरेंट्स की लीगल ऑब्लिगेशन है टू हैंडल देयर चाइल्ड। वैसे ही अगर बच्चा मेजर हो जाए, इफ द चाइल्ड इज कन्वर्टेड इनटू मेजर पर्सन, इफ ही अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी, 18 साल का हो जाए, तो अब बच्चे की जिम्मेदारी हो जाती है, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है कि ही शुड हेल्प हिज पेरेंट्स, ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। 18 तक की जिम्मेदारी पेरेंट्स की, जैसे ही आप मेजर हो जाते हैं, 18 कंप्लीट हो जाता है, अब आपके पेरेंट्स की वैसे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आपको संभाले। फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने अपने पेरेंट्स को संभालना है। एक तरीके से गिव एंड टेक जैसा ही है। तो वैसा ही एक एग्जांपल है लीगल ऑब्लिगेशन के बीच में। टीना सपोर्ट्स मीना's infant son, टीना सपोर्ट्स मीना's infant son।
टीना क्या कर रही है सर? मीना के बच्चे को संभाल रही है। मीना क्या कर रही है? मीना promises to pay टीना's expenses in doing so। टीना कौन है? टीना प्रोमिसी। मीना कौन है? मीना प्रोमिसर। मीना के बच्चे को संभालने की बात हो रही है। बच्चा कौन संभालेगा? टीना। वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर का डिजायर क्या? प्रोमिसर यहाँ मीना है। उसकी इच्छा क्या है? कि टीना उसके बच्चे को संभाले। उसकी इच्छा ये है। टीना ने ये काम किया, प्रोमिसी ने वो काम किया। उसने उसके टीना ने मीना के बच्चे को संभाला। मीना प्रोमिसेस टू पे, मुफ्त में संभालेगी? नहीं सर। मीना प्रोमिसेस टू पे टीनास एक्सपेंसेस इन डूइंग सो। ठीक है, दोनों तरफ से कंसीडरेशन है। टीना सर्विस दे रही है, ये सर्विस दे रही है। किसको सर्विस दे रही है? मीना को। फ्री सर्विस नहीं दे रही है, वॉलंटरी एक्ट नहीं है, पैसे ले रही है। मीना प्रॉमिस करी, जो भी खर्चा होगा ना टीना, मैं तुझे दे दूंगी। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पॉसिबल है। अगर मदर अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही है तो वो दूसरी व्यक्ति को अपने बच्चे को संभालने दे सकती है। जैसे घर में आया होती है या मासी हो सकती है उसकी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मीना की ड्यूटी बनती है, लीगल ऑब्लिगेशन बनती है मीना की, प्रोमिसर की, कि वो अपने बच्चे को संभाले 18 साल का हो जाए तब तक। लेकिन वो नहीं संभाल पा रही, शायद जॉब कर रही हो, इसलिए नहीं संभाल पा रही। इसलिए मीना क्या करती? टीना को अपना बच्चा दे रही है। यार टीना, यार प्लीज इसको संभालना, मैं तुझे जो भी खर्चा होगा दूंगी। तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सिर्फ खर्चा देने की बात हो रही है सर, एक्सपेंसेस, खाने पीने का खर्चा, एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं देने वाली है उसको। कंसिडरेशन मिसिंग है फ्रेंड्स। टीना का जो खर्चा हो रहा है, दूध पिलाने का खर्चा वगैरह वगैरह, बच्चे के पीछे जो खर्चा हो रहा है वही सिर्फ दिया जाएगा, और उसके अलावा और कुछ नहीं देने वाले हैं। कंसिडरेशन मिसिंग है वैसे। there is consideration missing, then also the contract is valid. This is based on legal obligation. एग्जाम्पल आगे देखते हैं। वॉलंटरी एक्ट किसे कहते हैं? स्वैच्छिक रीते कोई कृत्य કર્યું હોય, કાર્ય કર્યું હોય તો જોઈએ। અક્ષય finds Ravina's gold chain। અક્ષય નવરીનો લાગે છે। अक्षय फाइंड्स रवीना's गोल्ड चेन। सोने की चेन मिलती है अक्षय को, हमें तो मिलती नहीं, कहां पड़ी, लाओ हम ढूंढ ले। अक्षय को मिलती है, जादू हुआ यूं समझ लीजिए, नसीब। तो उसे रवीना की गोल्ड चेन मिलती है, एंड गिव्स इट टू रवीना। रवीना को दे। ईमानदार है बंदा, रवीना को उसकी गोल्ड चेन। रवीना खुश। रवीना प्रॉमिस, रवीना शानी है, प्रोमिसेस टू गिव 5000 टू अक्षय। प्रॉमिस कर रही है, दिए नहीं अभी। रवीना प्रोमिसेस टू गिव 5000 टू अक्षय। ठीक है, અક્ષય ને એક પાસ્ટ સર્વિસ દી હતી, ભૂતકાળમાં કદાચ એને આ કૃત્ય કર્યું હશે। અક્ષયને સોનાની ચેન મળે છે, રવીનાને આપી દે છે। રવીના કહે છે હું તને 5000 આપીશ, આપ્યા નથી, આપવાનું વચન આપે છે। मान लो 2 महीने देने के बाद, 2 महीने के बाद देने के बाद किया हो, 3 महीने हो जाए और 5000 न दे, तो क्या अक्षय क्या कर सकता है सर? अक्षय यहाँ पे केस करके क्लेम कर सकता है। लेकिन ये सब चीजें राइटिंग में होनी चाहिए। ओरल प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। कल को रवीना कह दे मैंने कब वचन दिया था, तो अक्षय वहां कुछ नहीं कर सकता है। केस करेगा तो साबित कैसे करेगा? साबित करने के लिए फिर प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए तो आई विटनेस चाहिए, बहुत सारी लीगल एविडेंस की बातें आ जाती है बाद में। वैसे लॉ क्या कह रहा है? इंडियन लॉ वॉलंटरी एक्ट के लिए अगर कॉम्पेंसेशन पे करने का वचन प्रॉमिसर ने दिया है, प्रॉमिसर रवीना है, प्रॉमिसी अक्षय है, रवीना ने प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को वचन दिया हो, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, तो वो वचन उसे निभाना चाहिए, अगर वचन दिया है तो। ठीक है, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। अब फिर से एक और प्रॉमिस आ रहा है। एक्सेप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। पहला था नेचुरल लव एंड अफेक्शन एज पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 1। दूसरा था प्रॉमिस टू पे कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज सेक्शन 25 सब सेक्शन 2। तीसरा आ रहा है, वापस प्रॉमिस आ रहा है, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेर डेप्ट। મુદ્દત બહારનું દેવું ચૂકવવાનું વચન। મુદ્દત બહારનું દેવું ચૂકવવાનું વચન, एक्सेप्शन है तीसरा।
સેક્શન 25 है सब सेक्शन 3 के हिसाब से मुद्दत બહારનું દેવું ચૂકવવાનું વચન પણ હોઈ શકે છે जो डेप्ट का टाइम पीरियड हो गया हो एक्सपायर्ड हो गया हो जो डेप्ट उसको पे करने का प्रॉमिस भी वैलिड माना गया है हम कोई एक्सपायर्ड चीज खाते पीते हैं हमें तो एक्सपायर्ड दवा भी नहीं खानी चाहिए कोई एक्सपायर्ड चीज खानी नहीं चाहिए तो डेप्ट की भी एक्सपायरी होती है जैसे आप बैलेंस भराते हैं मोबाइल के अंदर तो उसकी भी वैलिडिटी होती है कि नहीं समय सीमा होती है कि नहीं 2 महीना 3 महीने का रिचार्ज करवाया 2 महीना 3 महीना खत्म हुआ एक्सपायर्ड हो जाएगा तो डेप्ट की भी एक्सपायरी है एज पर लिमिटेशन एक्ट एज पर लिमिटेशन एक्ट डेप्ट की समय सीमा क्या है 3 years એક દેવું મુદ્દત બહારનું ક્યારે બને છે કસમ એમસીક્યુ की એક દેવું મુદ્દત બહારનું ક્યારે ગણાય જ્યારે 3 વર્ષ પૂરા થઈ જાય ત્યારે તે દેવું મુદ્દત બહારનું થઈ ગયું છે આપણે કોર્ટમાં જઈને દાવો કરી શકીએ નહીં દેવાની એક્સપાયરી થઈ જાય તો if the debt becomes time barred you cannot claim with the help of court of law चलिए धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ वचन दिया जा रहा है क्या वचन दिया जा रहा है टू पे अ टाइम बेर डेब्ट મુદ્દત બહારનું દેવું ચૂકવવાનું વચન પણ માન્ય ગણવામાં આવે જો આ નીચેની 4 શરતો પૂરી કરવામાં આવે તો if the following 4 conditions are fulfilled then such promise to pay a time bear debt is valid is enforceable and not void a promise by a debtor મુદ્દત બહારનું દેવું ચૂકવવાનું વચન આપશે કોણ देवादार ऐसा पेमेंट पे करने का प्रॉमिस देगा कौन डेटर अ प्रॉमिस बाय अ डेटर मींस प्रॉमिसी डेटर कौन है प्रॉमिसी टू पे अ टाइम बेयर डेप्ट इज एनफोर्सेबल ओनली इज एनफोर्सेबल ओनली शर्तें व्हेन इट इज मेड इन राइटिंग लिखित में होना चाहिए साइंड बाय द डेटर जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है वो लिखेगा और उस पे साइन करेगा वो खुद साइन नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पे कोई और पे करने वाला है उसका ऑथोराइज एजेंट हो सकता है तो उसकी साइन होनी चाहिए यहाँ डेटर की साइन होनी चाहिए या ऑथोराइज एजेंट की साइन होनी चाहिए मीन्स साइन होनी चाहिए मीन्स it must be made in writing and should be signed by the person who is writing the promise letter दूसरा દેવું દેવું કેવું હોઈ શકે છે the debt is of specific sum એટલે પહેલાને અકાઉન્ટન્સીના સમ યાદ આવી જાય સમ को टेक्निकली क्या कहेंगे अमाउंट the debt is of specific sum of money રકમ નિશ્ચિત હોવી જોઈએ કેટલું દેવું તમે ચૂકવવા માંગો છો 10,000 15,000 20,000 50,000 वो क्लियरिटी प्रॉमिस के अंदर होनी चाहिए अमाउंट स्पेसिफिक होना चाहिए द प्रॉमिस मे बी टू पे द होल और द पार्ट ऑफ द डेप्ट फुल पेमेंट होगा जो भी वचन आप दे रहे हो उसमें आप जो डेप्ट पे करने वाले हो पूरा को पूरा डेप्ट पे करने वाले हो उसकी बात होगी यहाँ हो सकता है पार्शियल पेमेंट कर रहे हो 50,000 तो नहीं आप 35,000 જોઈએ બોલ લખી આપું હમણાં વચન આપી દઉં બોલ 35,000 આપીશ 50,000 नहीं મળે भाई अगर सामने वाला हाँ बोलता है तो 35,000 के हिसाब से यानी पार्शियल डेप्ट एक्सेप्टेंस हुआ है यहाँ पे तो वो प्रॉमिस भी राइटिंग में होगा तो वैलिड हो सकता है 50 तो नहीं दूंगा भाई 35 चाहिए तो बोल 15 भूल जा बोल मंजूर है तो लिख के दे दो अभी लेटर पे और डन चलो तो हो सकता है चौथा पॉइंट अ डेब्ट बिकम्स बेयर्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट if the same is not claimed within a period of 3 years a debt beared by law of limitation cannot be recovered મુદ્દત બહારનું દેવું ક્યારે બનશે 3 વર્ષ પૂરા થઈ જશે 3 વર્ષ સુધી જો તમે કેસ નહીં કરો એ દેવું મેળવવા માટે रिकवर करवा माटे तमे जो एक क्लेम न करो कोर्ट में जैने 3 वर्ष सुधी आप 3 साल तक केस नहीं करते हो कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हो तो 3 साल के बाद वो डेप्ट टाइम बेर्ड हो जाएगा मुद्दत बहार थी जाए पछी तमे केस करी सको नहीं उसकी रिकवरी बाद में पॉसिबल नहीं आपको पता चल गया है जे देवू तमे करो छो 3 वर्ष में एनी एक्सपायरी थी जाए 3 વર્ષની અંદર તમે लीगली चैलेंज કરી શકો છો કોર્ટમાં જઈને કેસ કરી શકો છો માંગી શકો છો रिकवरी हो सकती है लेकिन 3 साल के बाद कोई रिकवरी नहीं हो सकती एक ही ऑप्शन है जिसको ये डेप्ट पे करना है वो राइटिंग में आपको दे दे खुद साइन कर दे हाँ मुद्दत બહારનું દેવું છે કઈ વાંધો નહીં હું તને આપીશ वो खुद जब हाँ बोल दे भगवान प्रसन्न थे एम के भाई डेटर प्रसन्न हो गया अचानक से
भगवान के दर्शन हो गए यूं समझ लीजिए। तो वो अगर आपको वचन देता है पे करने के लिए, जो चीज एक्सपायर्ड हो गई है, जो डेप्थ देने के लिए अब वो ना दे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाथ जोड़ सकते हो, प्लीज 3 साल के ऊपर हो गए, मेरे 50,000 आप दे दो मुझे। वो चाहे तो ना दे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो। इलीगल एक्शन ले सकते हैं, मार धाड़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कोर्ट के चक्कर बढ़ जाएंगे हमारे। तो अगर सामने से भगवान प्रसन्न हो जाए, डेटर प्रसन्न हो जाए और खुद राइटिंग में दे दे कि हाँ भाई 50,000 तो नहीं, 35,000 देने के लिए तैयार हूँ, आने दे बेटा, आने दे 35,000, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर उसने राइटिंग में दे दिया है तो वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। अब उसको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसने राइटिंग में दे दिया है आपको। एग्जाम्पल देखते हैं, अजय ओव्स। अब ओव्स शायद जिंदगी में पहली बार सुना उसने, इसलिए मैंने वहां उसका मीनिंग लिख दिया है। ओन नहीं, ओन तो मालिक ही हो गया, ओनरशिप। ओव्स हैव अ लोन फ्रॉम, यानी अजय ने लोन ली है विजय से, कितने की? 15,000 की। बट द डेप्ट इज बैड बाय लिमिटेशन है, ये इस बात को 3 साल से ऊपर हो गए। जूनू देऊ, मुद्दत बाहर नु देऊ थे उसे। अब विजय अजय से वैसे लॉफुल रिकवरी नहीं कर सकता है। विजय अजय से 15,000 की रिकवरी वैसे नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, केस भी नहीं कर सकता है, 3 साल के ऊपर हो गया तो। अजय, भगवान प्रसन्न हुए, डेटर प्रसन्न हुए, अजय साइंस रिटर्न प्रॉमिस टू पे 10,000। भाई 15,000 तो हूँ तने नहीं આપું, પણ 10,000 ની હું તને જોગવાઈ કરી આપું, બોલ મંજૂર છે? આને દે બેટા, આને દે, 10,000 तो 10,000। अगर 10,000 विजय एक्सेप्ट कर लेता है ऐसा लेटर, प्रॉमिस वाला लेटर, तो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों की साइन होगी उसके ऊपर। दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट डेप्ट। यहाँ 15,000 का पूरा डेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया है, 10,000 का एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन 10,000 जो एक्सेप्ट किया गया है, इट इज अगेंस्ट द होल डेप्ट ऑफ 15,000, यानी फ्यूचर में आप 5,000 कभी क्लेम नहीं कर सकते। विजय अब फ्यूचर में 5,000 रुपए बाकी के अजय के पास से क्लेम नहीं, वैसे भी नहीं कर सकता था। तो बाकी के 5,000 अब फ्यूचर में क्लेम सेटलमेंट कहते हैं, માંડવાડ કરી છે એમ કહેવાય, 15,000 ની જગ્યાએ 10,000 રૂપિયા મળશે, જોઈતા હોય તો બોલ, આને દે બેટા, આને દે। चौथा एक्सेप्शन देखते हैं, कंप्लीटेड गिफ्ट, संपूर्ण बख्शिश। संपूर्ण बख्शिश એટલે શું? गिफ्ट क्या होता है? दुनिया की कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे सकती है। एनी पर्सन कैन गिव गिफ्ट, एनी पर्सन कैन रिसीव गिफ्ट, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति गिफ्ट दे सकता है, गिफ्ट का स्वीकार कर सकता है। गिव एंड टेक ऑफ गिफ्ट कैन बी डन बिटवीन एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। सो कंप्लीटेड गिफ्ट, संपूर्ण बख्शिश क्यारे बने? व्हाट इज कंप्लीटेड गिफ्ट? सिर्फ गिफ्ट नहीं है। कंप्लीटेड गिफ्ट कब होगा? जब आप गिफ्ट देना चाहते हो और सामने वाले ने उसका स्वीकार किया हो। તમે गिफ्ट આપવા તૈયાર છો પણ સામેવાળો સ્વીકાર જ ન કરે તો? एक स्टूडेंट मेरे पास आके कहता है, सर मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, आपने हमको 2 साल पढ़ाया ना सर, मजा आ गया है, तो आपके लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूँ। वो गिफ्ट देने के लिए रेडी है, लेकिन मैं एक्सेप्ट ही ना करूँ तो कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं हुआ। गिफ्ट सच में बंदा देने के लिए रेडी होना चाहिए, और सामने वाला बंदा उसे एक्सेप्ट जब तक नहीं करता है, वो कंप्लीटेड गिफ्ट, वो गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो दोनों तरफ गिव एंड टेक होना चाहिए, एक बंदा गिफ्ट देना चाहिए, दूसरा एक्सेप्ट करना चाहिए। अ प्रॉमिस टू गिफ्ट इज नॉट वैलिड, यहाँ वचन नहीं चलेगा, गिफ्ट देने का वचन वैलिड नहीं है। एक बंदा कह देता है कि मैं तुझे गिफ्ट में बाइक दूंगा, प्रॉमिस करता है आई विल गिव यू अ गिफ्ट इन बाइक, वो धोनी और मोनी वाला एग्जांपल आपको याद होगा। लेकिन धोनी ने मोनी को बाइक में नहीं, बाइक की गिफ्ट नहीं दी, तो मोनी उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। वचन है ये वचन, अगर वो पालन नहीं करता है तो चलेगा, क्योंकि वन वे कंसिडरेशन है, वन वे कंसिडरेशन है। कंप्लीटेड गिफ्ट कब माना जाएगा? जब एक बंदा गिफ्ट देने के लिए रेडी हो, गिफ्ट दे रहा है और दूसरा बंदा उसका एक्सेप्ट कर रहा है। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू कंप्लीटेड गिफ्ट, यहाँ ये रूल फॉलो नहीं होता है। दिस नीड नॉट टू बी रिजल्ट ऑफ नेचुरल। हाँ, अब यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन की जरूरत नहीं है। ખુલાસો એક કલમ 25 નો ખુલાસો એક શું ખુલાસો આપે છે? एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 25 क्या कह रहा है कि नियर रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। जो बंदा गिफ्ट दे रहा है, जो बंदा गिफ्ट रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होने की जरूरत नहीं है। ब्लड रिलेशन हो वही गिफ्ट दे सकता है, नहीं।
संजय दत्त भी अगर चाहे तो करीना कपूर को गिफ्ट दे सकता है, दोनों के बीच में वैसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है फ्रेंडशिप हो, फ्रेंडशिप इट डज नॉट, इट इज नॉट अ रियल नियर रिलेशनशिप। नियर रिलेशनशिप क्या हो सकता है? हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर, ये नियर रिलेशनशिप हुए, ब्लड रिलेशन हुए, राइट? वहां प्रेम हो सकता है। तो ये सब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, नियर रिलेशनशिप। हो सकता है कोई फ्रेंडशिप में दे, तो भी वैलिड है। एक्सेप्शन नंबर 5 पे चलते हैं, एजेंसी। अब तक जो 4 हमने देखे वहां सेक्शन 25 लागू था। अब सेक्शन 180, वे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, सेक्शन 185 के हिसाब से एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट आता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 और 6, दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, फटाफट देख लेते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एजेंसी नो कंसिडरेशन इज नीडेड। एजेंसी की रचना के लिए कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। इफ नो कंसिडरेशन हैज पास टू द एजेंट, यानी एजेंट को सैलरी नहीं दी जा रही है, सैलरी नहीं दी जा रही है, एजेंट मुफ्त में काम कर रहा है, फ्री सर्विस दे रहा है। इट इज नॉट बाउंड टू डू, ही इज नॉट बाउंड टू डू एवरी वर्क प्रोवाइडेड टू हिम। उसे सारे काम करना आवश्यक नहीं है अगर वो फ्री सेवा दे रहा है, फ्री सर्विस दे रहा है। इफ द एजेंट इज अ ग्रेटिट्यूस एजेंट, इज नॉट बाउंड टू डू ईच एंड एवरी वर्क। उसकी मर्जी है, वो काम करना चाहे कर सकता है, मना करे तो कर सकता है। ऐसे भी वो निशुल्क सेवा दे रहा है, उसको कोई कंसिडरेशन मिलने वाला नहीं है। कंसिडरेशन यानी चकाचकी पगार मिलने वाला नहीं है, कमीशन मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन मिसिंग होने के बावजूद भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। लेकिन अगर वो कोई काम शुरू कर रहा है, इफ ही कमेंस वर्क, ही मींस एजेंट, एजेंट अगर कोई काम शुरू कर रहा है तो उसने वो काम अपने मालिक के तौर पे, एज ही शुड हैव एक्टेड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। मालिक ने जैसा गाइड किया हो उस गाइडेंस के हिसाब से उसने वो काम किया होना चाहिए, राइट? एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होता है। एजेंट निशुल्क सेवा दे रहा है तो हर काम करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन अगर वो कोई काम करता है तो वो काम करने की जिम्मेदारी में एक चीज उसे ध्यान रखनी है कि मालिक की इच्छा अनुसार काम करना है। मालिक जैसे डायरेक्ट करे, ऑर्डर दे, उस ऑर्डर का फुलफिल उसको करना होगा अगर वो काम शुरू करता है तो। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, चैरिटी। રેફરન્સીસ में ये पॉइंट नहीं मिलेगा आपको कोई મિત્રો ઘણા બધા મુદ્દા મેં જાતે બનાવેલા હોય છે, એટલે થોડુંક અંદર વેરિએશન કરેલું હોય છે। મારા શબ્દો છે ઘણી જગ્યાએ, ઉદાહરણો મારા જ બુકમાં નહીં મળશે। હું મહેનત કરું છું એટલી મહેનત તમે કરજો। પોઈન્ટ નંબર 6, દાન, ચેરિટી, દાન કરવું। ઇફ અ પર્સન પ્રોમિસિસ ટુ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ચેરિટી and on this fate the promisee undertakes a liability to the extent not exceeding the promised subscription, the contract shall be valid। इफ अ पर्सन प्रोमिसेस टू कंट्रीब्यूट चैरिटी, एक बंदे ने प्रॉमिस किया हो कि वो दान करेगा, फाड़ो आपसे, दान तरीके नो फाड़ो करशे आपसे, और इसी के बेसिस पे ऑन दिस फेथ, आ विश्वास पर सामो पक्षकार प्रोमिसी अंडरटेक्स अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंड, प्रॉमिसर ने वचन दिया है कि वो दान करेगा, लेकिन दान करने का वचन दिया है, दान किया नहीं है, अभी प्रॉमिस किया है। और इसी प्रॉमिस की विश्वास पे अगर प्रॉमिसी ने कोई जवाबदारी, कोई लायबिलिटी क्रिएट कर दी, जितना प्रॉमिस किया हो उतने प्रॉमिस तक की अगर उसने लायबिलिटी क्रिएट कर दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। सामने वाले को वो चैरिटी देनी ही पड़ेगी। मान लो आपने चैरिटी में बोल दिया हो कि मैं 50,000 रुपए दूंगा आपकी संस्था को दान के तौर पे, और वो 50,000 के बेसिस पे उस संस्था ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सामने वाले थर्ड पार्टी के साथ, इस बेसिस के ऊपर कि 50,000 तो आप देने ही वाले ना, चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो उसने लायबिलिटी क्रिएट कर दी है 50,000 की, प्रॉमिसी ने, अब आपको 50,000 उसे देने ही पड़ेंगे अगर उसने लायबिलिटी क्रिएट कर दी है। तो अगर वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है तो आपको 50,000 देने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर नमो नमो जे शंकरा केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है। नमो नमो जे शंकरा केदारनाथ, इसका केस है चैरिटी के ऊपर। देखते हैं, गौरी मोहम्मद हैड एग्रीड टू सब्सक्राइब 100, बहुत पुराना केस है, 1886 નો। 100 રૂપિયા એટલે આજના 1 લાખ હશે ત્યારના જમાનાના। ત્યારના 100 રૂપિયા આજના 1 લાખ હશે, એમ સમજી લેજો। गौरी मोहम्मद ने वचन दिया है 100 रुपया वो देगा टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टाउन हॉल एट हावड़ा। हावड़ा नाम की सिटी में एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक
क्या कहते हैं सामाजिक संस्थाને એમ સમજી લેજો કન્સ્ટ્રક્શન માટે 100 રૂપિયાનું દાન આપવા માટે પ્રોમિસ કરે છે યાની એ પ્રોમિસર है ગૌરી મોહમ્મદ इज प्रोमिसर on the faith of the promise the secretary yani Kedarnath promisee entered into the contract with contractor and undertook the liability to pay them इसी प्रॉमिस के बेसिस पे सेक्रेटरी केदारनाथ प्रॉमिस क्या करता है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ और 100 रुपए का काम उसको सौंप देता है यानी 100 रुपए जो मिलने वाले हैं ना उसका काम सौंप देता है थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्टर को कि कंस्ट्रक्शन शुरू कर 100 रुपए गौरी मोहम्मद देने वाला है तो केदारनाथ उसके बेसिस पे अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता है एक सामाजिक संस्था के अंदर मंदिर हो सकता है शायद केदारनाथ नाम है तो मंदिर के लिए 100 रुपए मांगे होंगे तो 100 रुपए मिले होंगे मिलने वाले होंगे तो उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है आप लीगली चैलेंज कर सकते हो क्यों इसने प्रॉमिस किया था गौरी ने और उस प्रॉमिस के बेसिस पे केदारनाथ ने क्या किया सर ही हैज क्रिएटेड अ लायबिलिटी દેવું ઊભું કરી દીધું છે એક જવાબદારી ઊભી કરી દીધી છે तो अब उसे पे करना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं है गौरी मोहम्मद के पास अब ऑप्शन नहीं है अगर जब आप प्रॉमिस करते हो कोई भी चैरिटी देने के लिए और सामने वाले ने कोई लायबिलिटी क्रिएट कर दी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे एनफोर्सेबल है वैलिड है वो केस करके आपसे रिकवरी कर सकता है प्रॉमिसी कैन रिकवर फ्रॉम प्रॉमिसी ऑन दिस बेसिस द एग्रीमेंट वाज एनफोर्सेबल वैलिड था being supported by consideration in the form of a loss अगर 100 रुपए केदारनाथ को नहीं मिले उसकी संस्था को नहीं मिले ट्रस्ट को नहीं मिले तो ट्रस्ट को लॉस हो सकता है हमने पढ़ा है कंसिडरेशन में भी प्रॉफिट मे बी इंटरेस्ट मे बी बोनस मे बी कमीशन और इट मे बी लॉस इट मे बी लाइबिलिटी इट मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी केदारनाथ को लॉस हो सकता है ट्रस्ट को लॉस हो सकता है तो हु हैड अंडरटेकन अ लायबिलिटी टू पे द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द उसे लॉस हो सकता है अगर गौरी मोहम्मद पे नहीं करेगा तो ट्रस्ट को लॉस हो सकता है तो लॉस नहीं होना चाहिए इसी बेसिस पे उसको ये रिकवरी वो बंदा रिकवरी कर सकता है तो यहाँ पे आज हमारा